रीजन लिखो। ए डोमेन, डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन? हाँ, ओपन और ओपन प्लस कनेक्टेड बराबर डोमेन। ठीक है, चलो। ए डोमेन विथ सम, ए डोमेन विथ सम नन, NONE, none, are all of its boundary point, none are all of its boundary points is called region, is called region। मतलब क्या कहा जा रहा है? ऐसा डोमेन जो या तो बाउंड्री पॉइंट्स के एक भी पॉइंट ना हो, बाउंड्री पॉइंट्स के एक भी पॉइंट ना लिए जाएं या कुछ पॉइंट लिए जाएं। यदि ऐसा है तो उस केस में जो डोमेन होता है वो हमारा रीजन बन जाता है। एग्जाम्पल, S is equal to Z belonging to C such that mod Z less than or equal to 1, और दूसरा Z belonging to C mod Z less than 2। ठीक है, हो गया। एक चीज और लिख लेना, डोमेन इंप्लाइज रीजन। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। हर डोमेन जो होता है वो क्या होता है? रीजन। लेकिन रीजन डोमेन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आइए देखते हैं। चलो देखो इधर, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन से उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। और ये कंडीशन क्या है? सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज 1। मतलब ये ठीक है, मतलब कि इसके बाउंड्री के भी पॉइंट्स इसमें कंसीडर किए जाएंगे और इसके अंदर के भी पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या है? रेडियस 2। हो गया। इसमें बाउंड्री के पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स को कंसीडर करना है। ठीक है, अच्छा डोमेन इंप्लाइज रीजन। अगर डोमेन है तो 100% गारंटी देगा कि वो डोमेन क्या होगा? रीजन। अगर ये ओपन और कनेक्टेड हो गया तो ये डोमेन हो जाएगा। ओपन और कनेक्टेड हो गया तो ये डोमेन हो जाएगा। तो ओपन के लिए ओपन है कि नहीं है? ना ओपन, ये ओपन के लिए होना क्या चाहिए? उस सेट के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए, या वो सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। कनेक्टेड है कि नहीं? आप इसके अंदर कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, आप किसी भी रास्ते से जाओगे अगर यहाँ पे, तो आप देखोगे कि वो जो पाथ होगा वो इसी में कंटेन होगा, मीन्स वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये सेट ऐसा है जो ओपन है और कनेक्टेड है, मतलब कि ये डोमेन है। और अगर डोमेन है तो डोमेन इंप्लाइज रीजन। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज डोमेन एज वेल एज
रीजन, रीजन के डेफिनेशन में कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि बाउंड्री का कोई पॉइंट ना हो या कुछ पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें बताओ, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है रीजन हो डोमेन ना हो, ठीक है। अब रीजन के लिए क्या होता है कि बाउंड्री के पॉइंट्स तो हैं, इसमें सारे ही पॉइंट्स आ गए, इसके अंदर वाले भी आ गए, तो ये तो रीजन बन जाएगा। लेकिन डोमेन क्या बनेगा, तो इसका काउंटर एग्जांपल हो गया ये सेकंड वाले का कि रीजन डज नॉट इम्प्लाई डोमेन। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, रीजन बट नॉट डोमेन। लिख लेना इसके बारे में, रीजन बट नॉट डोमेन, बस। हो गया, चलो हेडिंग डालो, बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट लिखो, ए सेट कैपिटल ए सेट capital A is said to be bounded, if A is contained in mod Z minus Z naught less than R। ठीक है, अभी मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था वो दोनों ही बाउंडेड थे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बताना नहीं है। बस एक एग्जाम्पल और ले लो जो बाउंडेड ना हो, ये लिख लो, S is equal to Z belonging to C such that imaginary Z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये बाउंडेड होगा कि नहीं, बताओ। इसको दूसरे शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी देखो। ऐसे लिख लें, x प्लस आयोटा वाई बिलोंगिंग टू C सच दैट y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यही तो होगा। बाउंडेड है या नहीं ये देखने के लिए इधर आओ, दिस इज रियल एक्सिस x, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। कहा जा रहा है कि y कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अपर हाफ ऑफ द प्लेन। अपर हाफ ऑफ द प्लेन का मतलब ये हो गया, ये ठीक है। बाउंड्री का पॉइंट इंक्लूड है, बाउंड्री भी इसमें है। अब आप बताओ, क्या सब बता सकते हो, दिस इज अनबाउंडेड ना। आप सबसे बड़ी वैल्यू नहीं सर्च कर पाओगे,
अपर बाउंड नहीं मिलेगा, लोअर बाउंड मिल जाएगा 0, लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सेट कैसा हो जाएगा? अनबाउंडेड। लिख लेना अनबाउंडेड। हो गया? चले नेक्स्ट हेडिंग, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। अभी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है? कल तक आप तैयार हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स पढ़ने के लिए। डोमेन एक्चुअल में होता क्या है? डोमेन बताओ। हाँ, वो डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन और रेंज पढ़े हो ना वो। है? नहीं, डोमेन ऑफ ए फंक्शन का ये मतलब है कि हम डोमेन कह रहे हैं तो ठीक है कि वो ओपन कनेक्टेड होगा, वो तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबल, अगर हम रियल में देखें तो पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स, एक्स की वो पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए दिया गया फंक्शन डिफाइन होता है, उन सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद से जो सेट बनेगा वही सेट हमारा डोमेन कहलाता है, ठीक है? जैसे रूट एक्स, रूट एक्स का डोमेन क्या होगा? नहीं पता? अरे रूट एक्स कहाँ हो तुम लोग? रूट एक्स की प्रॉपर्टी होती है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो डोमेन हो गया क्लोज्ड 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है ना? क्लोज्ड 0 से लेकर के इन्फिनिटी। देखो डोमेन, ये तुम लोगों को नहीं पता है डोमेन? अरे इसका प्रॉपर्टी होता है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब पूरी रियल एक्सिस। अगर ग्राफिकली देखें तो इसका ग्राफ बनता है कुछ यूं, ठीक है? अब आप अगर इस ग्राफ से एक्स एक्सिस पे शैडो डालो, ऐसे डालोगे शैडो, तो आप ये बताओ एक्स एक्सिस कितनी कवर होगी? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो वही हमारा डोमेन हो गया, ठीक है ना? ऐसे ही जैसे मान लो अगर y इज इक्वल टू x है स्ट्रेट लाइन, तो इसके डोमेन देखने के लिए क्या करोगे? यही तो लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स। और जब आप शैडो डालोगे इस पे, जब आप इस पे शैडो डालोगे, ऐसे डालोगे शैडो, एक्स एक्सिस कितनी कवर होगी? बोलो, पूरी एक्स एक्सिस कवर होगी ना? तो इसका डोमेन क्या हो गया?
इसका डोमेन कितना आया, इसका डोमेन क्या आएगा, हो गया। रेंज जब हम फाइंड करते हैं तो रेंज के लिए हम वाई एक्सिस पे शैडो डालते हैं, ग्राफ से वाई एक्सिस पे शैडो डालो। अब बताओ वाई एक्सिस कितनी कवर हुई, पूरी वाई एक्सिस, तो रेंज कितना हो जाएगा, पूरा आर। ये देखने का एक तरीका है। ऐसे मान लो y इज इक्वल टू 1/x है, मैं ये रियल में बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स में भी ले चलूंगा। 1/x है, तुम सो रही हो, 1/x है ना, तो 1/x का ग्राफ बनाओगे जब, ये x इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है ना, इसको टूट रहा है ग्राफ x इज इक्वल टू 0 पे, और टूट करके जो ग्राफ बनेगा वो यूं बनेगा ऐसे। और जब आप शैडो डालोगे x एक्सिस पे तो पूरी x एक्सिस कवर होगी सिर्फ 0 को छोड़ करके। देख सकते हो, विजुलाइज करो, है कि नहीं। मतलब ये कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 0, बस। ठीक है, ऐसे ही देख लो, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका ग्राफ यूं बनेगा, पैराबोला अपवर्ड। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, अगर मैं दिस इज इक्वल टू 0 कर दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसका कोफिशिएंट 1 जो होता है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड खुलता है y एक्सिस के अबाउट, अगर वो लेस देन 0 है तो नीचे आ जाएगा। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर कर दें तो नीचे आ जाएगा। मतलब कि a नॉट की वैल्यू अगर ग्रेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसमें अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड खुलेगा, और अगर a लेस देन 0 है तो नीचे। अब इस पे जब शैडो डालोगे ग्राफ से इस पे, तो आप देखो कितनी एक्सिस कवर होगी, आपको दिख रहा होगा केवल इतनी, लेकिन पूरी एक्सिस कवर होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। हो जाएगी ना। तो इसका डोमेन क्या हो गया, आर हो गया। अगर मॉड एक्स है, पॉसिबल वैल्यू फॉर एक्स फॉर विच फंक्शन इज गोइंग टू बी डिफाइन, एक्स की वो पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, वही हमारा डोमेन कहलाता है। ऐसे डालोगे, पूरी एक्स एक्सिस कवर होगी कि नहीं, तो इसका डोमेन हो जाएगा हमारा आर। रेंज क्या होगा, जब इस पे अप्लाई करोगे तो पूरी एक्स एक्सिस तो कवर नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस कवर होगी, है ना। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, आर प्लस। मतलब इसके रेंज की अगर हम बात करेंगे तो आर प्लस होगा और साथ में 0 भी आएगा। ठीक है। साइन एक्स की अगर बात करो तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ यूं बनेगा। जब आप ग्राफ से डालोगे शैडो किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो आप देख पा रहे होगे पूरी एक्स एक्सिस कवर हो जाएगी। तो डोमेन क्या होगा, आर। डोमेन इज आर। रेंज की अगर बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि साइन एक्स और कास एक्स -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो कर रहा है। तो उसका रेंज, जब इस पे शैडो डालोगे वाई एक्सिस पे, ये हमारा 1 है और ये हमारा -1 है, तो सिर्फ कितनी वाई एक्सिस कवर होगी, -1 से लेकर के 1 तक का कवर होगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से लेकर के 1। बस ऐसे ही देख सकते हो।
कई तरीका है देखने का, रटना नहीं है कुछ। अब आओ कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। बना लिए नहीं बनाए, ज़रूरत भी नहीं है। चलो लिखो जरा। लेट एफ इज ए मैपिंग, डेफिनेशन है आपका, डोमेन ऑफ ए फंक्शन let f is a mapping from S to C, let f is a mapping from S to C, S is the subset of C, W is equal to Fz is equal to U plus iota V, is complex valued function, then S is called domain of a function, domain of function। लाइन छोड़ के लिखना। इफ यस इज नॉट गिवन, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज DOD, कैपिटल DOD, मतलब डोमेन ऑफ डेफिनेशन, that is DOD is not given, bracket close, then the largest set on which Fz is defined is called डोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास डोमेन ना दिया हो, मतलब कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन अगर नहीं दिया हुआ है, तो वो z की लार्जेस्ट वैल्यूज को आप इकट्ठा करिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा हो, तो वो जाकर के क्या बन जाएगा, हमारा डोमेन ऑफ डेफिनेशन या डोमेन ऑफ फंक्शन बन जाएगा। एग्जाम्पल लिख लो जल्दी जल्दी। पहला, f is a mapping from S is equal to Z belonging to C such that mod Z less than 1 to C। Fz is equal to sin Z, then डोमेन, देखो यहां पे डोमेन दे दिया ना, S तो हमारे पास है,
तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, z बिलोंगिंग टू C सच दैट मॉड z लेस देन 1। बस ठीक है ना। मतलब कि अगर आपको ये डोमेन दे दिया, फंक्शन चाहे जो डिफाइन हो, उसके लिए डोमेन हमारा सिर्फ यही बनेगा। मतलब कि इस फंक्शन के लिए अब हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, z बिलोंगिंग टू C मॉड z लेस देन 1। बस कहानी खत्म। अगर नहीं दिया होता तो, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, fz इज इक्वल टू साइन z cos z पॉलिनोमियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। इसमें तो नहीं दिया है ना, यहां पे हमारे पास डोमेन नहीं दिया हुआ है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। उस केस में हमारा डोमेन क्या होगा, वो लार्जेस्ट वैल्यू z की हमको इकट्ठा करना है जिसके लिए ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो। ठीक है। अब देखो जरा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन C है। आप यहां से कोई एक वैल्यू बता दो, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन से इन सब के लिए कोई एक वैल्यू बता दो जिसके लिए इस फंक्शन को प्रॉब्लम हो, मतलब इन्फिनिटी आ जाए। कोई एक वैल्यू बताओ। मिल गया, खोजो। यहां से कोई भी वैल्यू ले लो, आपके पास ऐसा कोई z की वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए इस फंक्शन को प्रॉब्लम हो कहीं पे भी। ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा। ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन से कोई भी एलिमेंट, अगर सपोज करो कि मैं एक ऐसा पॉइंट लेता जिसके लिए, जैसे मान लो 1/z ले लो, 1/z ले लो एक, ये हमारा fz है और इसका हमको बताना है डोमेन। आप z की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए प्रॉब्लम हो, 0। तो 0 हमारे डोमेन में नहीं आएगा। जैसे यहां पे अभी मैं 1/x लिया था तो 0 पे प्रॉब्लम था, तो मैंने 0 को एक्सक्लूड कर दिया था। यहां पे 0 पे प्रॉब्लम है, तो हम कॉम्प्लेक्स, अब उस 0 के अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जिसके लिए प्रॉब्लम है ये, तो सिर्फ 0 को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में से रिमूव करेंगे। मतलब कि अगर हम इसकी डोमेन की बात करेंगे तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से हम हटाएंगे क्या, 0। ये हो गया हमारा डोमेन। और इन सब के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उस केस में इन सब का डोमेन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। बस नोट करो। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि यहाँ पे साइन जेड का डोमेन पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है और यहाँ पे साइन जेड का डोमेन ये है। यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे डोमेन दे दिया है, यहाँ पे डोमेन नहीं दिया हुआ था, तो हम उन जेड की वैल्यूज़ को इकट्ठा किए हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो एफ जेड इज इक्वल टू जेड है, इसका डोमेन क्या होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, सी होता है। ठीक। अगर यहाँ पे ये कंडीशन लगा दिया जाता कि f इज ए मैपिंग फ्रॉम S टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1 टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, उस केस में अब हमारा डोमेन क्या होता,
क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये डोमेन हो जाएगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल 0 1। चलो जल्दी करो। हो गया? चलो कुछ एग्जाम्पल और दे रहे हैं, इनका आंसर तुम लोग लिख लो। पहला डोमेन लिख लो जल्दी। एफ जेड इज इक्वल टू 1/z²। एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बाई जेड। एफ जेड इज इक्वल टू z² माइनस 1/z माइनस 1। लिख लोगे? कर लेना, बता नहीं रहे हैं। बताओ जरा क्या होगा, तुम बताओ इसका। इसका डोमेन क्या होगा? C माइनस, इसका C माइनस अब बताओ। टू आएगा, 2 आयोटा आएगा, -2 आयोटा आएगा एंड सो ऑन। मतलब ये कि डोमेन C में से हम क्या घटाएंगे, मतलब इसकी रूट क्या आ जाएगा, ये आपका 2 -2 2 -2 2 आयोटा। कर लोगे ना ये, या मैं करूं? अरे z⁴ -1 कर लो, तो 4th रूट ऑफ यूनिटी हो गया, और उसका आंसर आता है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और 2 है वहाँ पे तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया वही, बस। ठीक है, चलो हेडिंग डालो डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी अब आपका शुरू है कॉम्प्लेक्स। वैसे शुरू तो बहुत दिन से था, डिफरेंशियबिलिटी।
क्या होता है? रियल में पढ़े होगे ना, बताओ। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? कंटिन्यूअस हो। देखो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल होगा यदि एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली। ठीक है, ये फंक्शन एफ एक्स जो है x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल होता है अगर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली। यहाँ पे होता है लिमिट x टेंडिंग टू a। ठीक है, और आप पढ़े होंगे कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a पे अगर दोनों इक्वल आता है तो उस केस में भी फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। सिर्फ दो बात। पहला डेफिनेशन मैंने ये बताया कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल होता है अगर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली। और दूसरा ये कि उस पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों आपस में बराबर होता है तो उस केस में क्या होता है? फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लिखते कैसे थे? एफ डैश ए प्लस लिख लो। ठीक, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता था? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया जाता था? एफ डैश ए माइनस कर लो and this is equal to limit s tending to 0 f of a minus h minus f of a upon माइनस h। ठीक है, तो ये हम रियल की बातें थी, रियल में आप लोग ये पढ़े होंगे। अब आओ यहाँ कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। लिखो let f is a mapping from S to C, S is subset of C, then we say fz is differentiable, then we say fz is differentiable at z is equal to z naught, at z is equal to z naught if and only if limit z tending to z naught phi z exists। finitely। that is limit z tending to z naught fz minus fz naught upon z minus z naught exists finitely।
कनेक्ट कर पा रहे हो रियल से इसको? हो गया। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो उस केस में फंक्शन एफ जेड जो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे। एग्जाम्पल, बस थोड़ा सा और लिख लो, साइन जेड कॉस जेड ए टू दी पावर जेड पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट फंक्शन आर ऑल differentiable on C and their addition, multiplication and subtraction are always differentiable। याद रखना, बहुत काम आएगा। ठीक है, अब ज़रा देखो इधर, मैं थोड़ा सा एनालिटिक फंक्शन का चर्चा करता हूं। कोई एक पॉइंट यहां से ले लो, सपोज करो मैं एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड को चेक करना चाह रहा हूं कि एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड जो है वो हमारा डिफरेंस एनालिटिक है कि नहीं। मैंने अभी आपको डेफिनेशन नहीं बताया है। तो एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अगर मैं लेता हूं, सपोज करो मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, z1 ले लो, z नॉट यहाँ पे है। ये फंक्शन इस z नॉट पे एनालिटिक कब होगा, ये प्रश्न है। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे एनालिटिक तब होगा जब ये फंक्शन इस पॉइंट के नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए। एनालिटिक का डेफिनेशन में क्या बोला कि इस पॉइंट के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं इस पे हो या ना हो, लेकिन इसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे मैंने ये कहा कि साइन जेड जो है वो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो ये साइन जेड जो होगा ये इस पे एनालिटिक होने के लिए इसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और साइन जेड ओवरऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल होता है, तो इसके नेबरहुड में होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। मतलब कोई बात अगर बड़े वाले सेट के लिए हो रहा है तो छोटे वाले के लिए तो होगा ही, है ना। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे मैं अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लूँ e के पावर z तो वो भी एनालिटिक, पॉलिनोमियल ले लूँ तो वो भी एनालिटिक। ठीक है बात। अच्छा, cos z ले लो तो वो भी एनालिटिक, एवरीवेयर एनालिटिक। सिर्फ अगर मैं ये कह दूं कि ये पॉइंट आर्बिट्ररी है तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाएगा। सोचो, अगर मैं ये कह दूं कि ये आर्बिट्ररी पॉइंट है तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे पॉइंट क्या, सारे फंक्शन क्या हो गए, एनालिटिक हो गए, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो गए। तो इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एनालिटिक होगा एवरीवेयर, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। और अगर कोई फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है तो वो फंक्शन हमारा एंटायर फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटायर। तो क्या ये सारे फंक्शन एंटायर हैं, कोई दिक्कत?
तो एनालिटिक खत्म, एनालिटिक फंक्शन खत्म हो गया। इंटायर भी आप समझ गए। 1/z इंटायर आर नॉट 1/z नहीं, क्योंकि जीरो छूट रहा है, ठीक है ना। आगे चल करके आपको बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम मिलेंगे, ल्यूलिस थ्योरम मिलेगा, फिर उसके बाद से पिकार्ड्स थ्योरम मिलेगा। पिकार्ड्स थ्योरम ये कहता है ना कि कोई भी फंक्शन अपने रेंज सेट से सिर्फ एक पॉइंट छोड़ सकता है, ओमिट कर सकता है। ये चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा, और वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लेते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें, अभी आप इसको भूल जाओ, समझ गए ना। यही मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन चेक करने के और भी कई सारे तरीके हैं, वो सारे मैं बताऊंगा आपको। इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, हेडिंग डालो, नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। कॉलेज में तो तुम लोग पढ़ लिए होगे, ये अभी नहीं पढ़े। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, लिखो लेट, ये लिख लो, हो गया। सच दैट fz इज डिफरेंशिएबल। अभी मैं इस जो एनालिटिक फंक्शन जो मैंने अभी बताया है, एक चीज़ और आपको बताऊंगा, रेगुलर पॉइंट क्या होता है, और रेगुलर पॉइंट से भी आपको कनेक्ट करवाऊंगा एनालिटिक फंक्शन के लिए। हो गया। सच दैट fz इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू z0, देन जहां पे fz लिखे हो, देन fz उसको ऐसे कर लेना, हो गया। fz इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z0, देन पहली बात ux, uy, vx, vy exist at x0, y0 मतलब z0। दूसरा इसको क्या पढ़ते हैं? काशी रीमान इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में CR इक्वेशन बोलते हैं। ये होता क्या है? ux इज इक्वल टू vy एंड vy इज इक्वल टू माइनस vx, दैट इज डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू del b अपॉन del y एंड del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस del b अपॉन del x। नोट के तौर पे एक चीज और लिख लो, CR इक्वेशन इन एन अदर फॉर्म, CR इक्वेशन एन अदर फॉर्म आपके बुक में नहीं मिलेगा। del f बाई del z बार इज इक्वल टू 0 एट
z इज इक्वल टू z नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सुनो जरा, क्या मतलब है नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। सेम नेसेसरी कंडीशन आगे मैं बताऊंगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक, सेम चीज है, ठीक है, कोई अंतर नहीं रहेगा, यही सारी चीजें रहेंगी वहां पे भी। नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक, दोनों बातें सेम होंगी। अब देखो यहाँ पे कि नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर आप फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये दोनों बातें होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों बातें नहीं हो रही हैं तब आप डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये है। और सफिशिएंट का क्या मतलब होता है, अगर ऐसा हो गया तो डायरेक्ट आप कह दो कि वो हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहां से डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हो रियल एनालिसिस में, ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो आप चर्चा ही नहीं करोगे डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है ना। मतलब कि डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, पढ़े हो, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेगेशन क्या बनेगा, नेगेशन और कन्वर्सली दोनों अलग होता है। दिस इज P एंड दिस इज Q, P इंप्लाइज Q। कन्वर्सली क्या बनेगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। और उसका काउंटर एग्जांपल आप लेते थे मॉड x, 0 पे कंटिन्यूअस है लेकिन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हो गया। अच्छा, तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, इसका काउंटर एग्जांपल ये। लेकिन नेगेशन क्या बनेगा, नेगेशन का मतलब ये होता है P इंप्लाइज Q। नेगेशन ये होता है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ये नॉट का सिंबल है, नॉट Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। क्या बनेगा, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डायरेक्ट आप कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे 1/x 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हो गई कहानी खत्म। तो मैं कहा था, हाँ, तो नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल के लिए ये दोनों बातें होना बहुत जरूरी है। क्या कि 4 पार्शियल डेरिवेटिव ux, uy, vx, vy एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पे, और काशी-रीमान इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है, एक बात ऐड हो जाता है, सिर्फ ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, एक बात और ऐड हो जाता है कि ये हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, बस, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये मैंने क्यों बताया है आपको, ये चेक करने में थोड़ा आपको टाइम भी लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ fz इज इक्वल टू z बार, fz इज इक्वल टू z बार, ये z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, लगाओ वो डेफिनेशन। यार इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे डेल एफ अपॉन डेल जेड बार तो क्या आएगा, बोलो, जेड बार के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएबल करोगे तो 1 आएगा। और क्या 1 जेड इज इक्वल टू 0 पे कभी 0 देगा, तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बोलो बोलो, नहीं कर रहा है। तो क्या ये हमारा डिफरेंशिएबल होगा, z इज इक्वल टू 0 पे, नहीं होगा। अब यहां से कनेक्ट करो, z बार को लिख सकते हो x माइनस आयोटा वाई, हो गया। ये हमारा u है और ये हमारा v है, तो डेल u अपॉन डेल x फाइंड करोगे, क्या आएगा 1, और डेल u अपॉन डेल y 0, डेल v अपॉन डेल x कितना आएगा
0 और डेल बी अपॉन डेल वाई कितना आएगा -1। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, लेकिन डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या डेल बी अपॉन डेल वाई के बराबर है? नहीं है, तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया। अच्छा, ये बात हो रही है कि नहीं? ये देखो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात गलत हो रही है, तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको सिर्फ अभी इतना बताया है, ये सारी चीज़ें मैं फिर कल डिस्कस करूँगा। कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? एनालिटिक शुरू हो गया है फाइनली, बंद करो इसे। कल आपका एनालिटिक फंक्शन शुरू हो जाएगा। आज